हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर एहसानी। सो एक खुशखबरी है आपके लिए कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए। नाम है बायोलॉजी का बूस्टर डोज। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, उसका रैपिड रिवीजन हम आपके साथ पेश करने वाले हैं। तो आप बोलते जाओगे कि भाई इस टॉपिक की हमें रैपिड रिवीजन चाहिए, तो हम वो टॉपिक लेते आएंगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है बायोलॉजी का बूस्टर डोज, जिसमें फास्ट मोड में, रैपिड रिवीजन मोड में काम की जो बात है, टॉपिक का जो निचोड़ है, वो हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के बूस्टर डोज पार्ट 1 में जो हम टॉपिक लेना चाहते हैं वो है आपका सेल। तो बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज में हम पूरे टॉपिक को 20 से 30 मिनट में निचोड़ कर यहां पर हम प्रस्तुत कर देंगे आपके सामने। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ। फिर से वही बात आएगी कि सर क्या ये सेशन सीजीएल के लिए है, क्या सीडीएस के लिए, हर एग्जाम के लिए है। जहां कहीं बायोलॉजी पूछी जाएगी वहां के लिए है ये, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, एनटीपीसी हो, दरोगा, सिपाही, दिल्ली पुलिस, कोई भी हो, टीचिंग के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहां कहीं साइंस पूछा जाएगा सवाल मिलेंगे आपको। बिना किसी देर के माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बूस्टर डोज पार्ट 1। टॉपिक का नाम है सेल। सबसे पहले सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल जब हम क्लास लाएंगे तब डेफिनेशन वगैरह की हम बात करेंगे। तो सेल की जो स्टडी है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाती है? तो सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाती है या कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका की खोज की अगर हम बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आपको मालूम होगा कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक साहब ने खोज करी थी। लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने जो सेल खोजा था वो कैसा था? तो वो ये डेड सेल थी। डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। हिस्ट्री बताने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आपको शायद मालूम होगा लीवेनहॉक साहब ने करी थी। किसने करी थी? लीवेनहॉक साहब ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। उसी तरह से क्वेश्चन होगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, बताइए आप लोग भी कमेंट में। सेल थ्योरी कर देने वाले थे श्लेडन और शॉन। श्लेडन एंड शॉन, है ना? श्लेडन एवं शॉन साहब ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इनके इस स्टेटमेंट को कहा गया सेल थ्योरी, है ना? लेकिन सेल थ्योरी में एक लाइन जोड़ा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होती है। उनके इस स्टेटमेंट को कहा गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन होता है कि सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसने किया था? नाम था रुडोल्फ वर्चो। आप सिर्फ याद कर ले आर वर्चो। क्या नाम था? आर वर्चो साहब। आर वर्चो साहब ने कोशिका सिद्धांत में एक लाइन जोड़ा, सो ये कहलाया मॉडिफाइड सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी किसे कहा जाता है? तो अभी याद कर लो, विषाणु को कहा जाता है। विषाणुओं को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका जिक्र अभी करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम डिटेल क्लास लेकर आएंगे। अभी हमारा है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज जो आप पढ़ चुके हैं उसको बूस्ट करना है बस, है ना? कुछ ही मिनटों में सब आपके दिमाग में सेट कर देना, इस सेशन का ये मकसद है। अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके सामने पेश करेंगे। जैसे संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो पीपीएलओ है, या फिर ऑप्शन में लिखा रह सकता है माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपको शायद पता होगा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है
पी से प्ल्यूरो और पी से न्यूमोनिया, निमोनिया में पी साइलेंट होता है, एल से लाइक, ओ से ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। संसार की सबसे बड़ी कोशिका आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। आप जानते हैं कि एग, स्पर्म, ये सब क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो स्पर्म भी सेल है, एग भी सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आपका न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका कितनी लंबाई, 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। संसार की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्पर्म्स, और स्पर्म्स नहीं है तो आरबीसीज है ना, शुक्राणु, और शुक्राणु नहीं है तो लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। और ऑप्शन में अगर दोनों है तो प्रायोरिटी हम स्पर्म को देंगे, प्रायोरिटी हम स्पर्म को देंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कोशिका के बारे में। अब आ जाइए, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस है, तो इधर लिखा हमने प्लांट सेल और इधर लिखा है हमने एनिमल सेल। आप जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती, एनिमल सेल प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। बचपन से 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स यानी लवक होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। अब जज्बातों में भरकर आगे मत बोल देना कि सेंट्रियोल होते हैं, इधर नहीं होते, उल्टा है यहाँ पे। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में नहीं होते। दूसरी बात, प्लांट सेल में भी वैक्यूल होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। लेकिन प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, एक ही बड़ी सी रिक्तिका होती है, लेकिन एनिमल सेल में छोटी छोटी कई रिक्तिकाएं होती हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, बाकी चीजों को कॉमन समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी होगा, इधर भी होगा, लाइसोसोम इधर भी होगा, इधर भी होगा, राइबोसोम इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस है, बाकी चीजों को आप कॉमन समझ लेंगे। ठीक है, अब एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है वो भी जरा देख लीजिए। इधर हमने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल और इसमें लिखा है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब क्या होता है, प्राइमरी, प्राथमिक, प्रारंभिक, प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल का मतलब होता है सेल, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस अभी वेल डेवलप्ड नहीं है, प्रिमिटिव स्टेज में है। और यू मतलब क्या होता है, डेवलप्ड। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल का मतलब होता है सेल, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, यानी एक ऐसा सेल जिसका डीएनए किसी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, एक ऐसा सेल जिसका डीएनए सराउंडेड नहीं है एक झिल्ली के द्वारा। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं है तो इसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर डीएनए एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है, उस झिल्ली का नाम क्या है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होगा, यूकैरियोटिक सेल साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियस नहीं है, कहने का मतलब डीएनए झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका नहीं पाई जाती। लेकिन चूंकि यहां पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस होगा, यहां पर आपको केंद्रिका पाई जाएगी। दूसरा डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाएंगे। यानी वो सारे कोशिका अंगक, वो सेल ऑर्गेनल जो किसी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से, डबल मेम्ब्रेन से, प्लास्टिड यानी लवक डबल मेम्ब्रेन से, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन से, तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाएंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन हां, यहां पर सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब पाया जाएगा इसमें। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और आदमी, कुत्ता, गधा, ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में आपको पाए जाएंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी, सब में क्या मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, निम्न स्तरीय जंतु हैं, उसमें मिलेगा आपको प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस हमने दिखा दिया। अब आते हैं सेल के एक एक पार्ट का अध्ययन थोड़ा कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं? सीएम और पीएम। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये मान लिया कि कोई कोशिका है और कोशिका के बीच में ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर आपका डीएनए है ना, ये डीएनए है। डीएनए झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। तो कोई भी सेल जो है ना, वो सबसे बाहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो फैट, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है ना? प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है, जिसको हम लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? लाइपोप्रोटीन। तो ऑप्शन में लिपिड और फैट ना लिखकर क्या लिख सकता है? लाइपोप्रोटीन लिख सकता है। अब देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, चयनात्मक झिल्ली। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक ऐसी झिल्ली जिससे सारे सब्सटेंस गुजर जाते हों, सारे पदार्थ गुजर जाते हों, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। कोई रोक टोक नहीं है, सारे पदार्थ गुजर जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी झिल्ली जिससे सारे पदार्थ नहीं गुजर पाते हों, जिसकी परमिशन है उसको जाने देगा, जिसकी परमिशन नहीं है उसको रोक देगा, जिसकी परमिशन है उसको जाने देगा, जिसकी परमिशन नहीं है उसको रोक देगा। ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। सभी नहीं गुजर सकते, सभी को आने जाने की इजाजत नहीं है। जिसकी परमिशन है उसको जाने देता है, जिसकी परमिशन नहीं है उसको रोक देता है। तो इसकी परमिएबिलिटी पूरी है कि अधूरी है? अधूरी है ना। तो अधूरी वाले को क्या लिखेंगे? सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य। और चुन चुन कर भेज रहा है, जिसकी परमिशन उसको जाने दे रहा है, जिसकी परमिशन नहीं उसको रोक दे रहा है, इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, है ना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यह एक लिविंग मेम्ब्रेन है, जीवित झिल्ली है, क्योंकि चयन की क्षमता, सिलेक्शन की कैपेसिटी किसमें होती है? जो जिंदा है ना, वो अपने लिए चुनता है। तो इसमें इतनी बातें याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए, कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज याद रख लीजिएगा कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब प्रोटीन प्लस शुगर,
प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कितनी बातें याद रखनी है इसमें कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का, है ना। ग्लूकोज 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 का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? सेलुलोज। ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? सेलुलोज। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम डिटेल से भाग रहे हैं। हमारा मकसद है कि तुरंत आपको 10 से 20 मिनट में पूरा सेल दिखा देना, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब आ जाइए कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे रचनाएं बिखरी पड़ी होती हैं उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, कोशिका अंगक, है ना। जैसे ये मान लिया सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके बीच जो लिक्विड है, तो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव में ढेर सारी छोटी छोटी रचनाएं बिखरी पड़ी होती हैं। उन रचनाओं को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक। क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप सेल के साइटोप्लाज्म में देखेंगे तो इस तरह का एक छोटा सा अंग दिखेगा, उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। अब आपसे सवाल होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और रेस्पिरेशन से निकलती है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से यह खुद की प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है, खुद का प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है ना, खुद का प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपको डीएनए चाहिए और राइबोसोम चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए मेनली कहां पाया जाता है, तो डीएनए मेनली पाया जाता है कहां पर? न्यूक्लियस में, केंद्रक में डीएनए होता है। सेल के अंदर क्या है? केंद्रक है और केंद्रक के अंदर डीएनए है। लेकिन अगर पूछा जाए कि केंद्रक के अलावा डीएनए कहां पाया जाता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इतनी बातें माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखेंगे। और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है ना। इट इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है ना। अगला जो हमारा है सेल ऑर्गेनेल, वो है प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लवक। प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और इसमें भी खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इस वजह से ये भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है जी। तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहां कहां पाया जाता है? तो एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है आपका प्लास्टिड्स। आपको यह भी पता होगा कि प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कलर में ग्रीन होता है, हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? कलर्ड होता है, रंगीन होता है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? तो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है, इसमें एक वर्णक होता है, एक डाई होती है। उस डाई का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। पर्णहरित
और इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। बिना पिगमेंट का रंग हो नहीं सकता, आप पढ़ चुके हैं। जहां कोई रंग है उसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों है? क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों है? क्योंकि इसमें हरे रंग का एक डाई है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्या है? क्लोरोफिल। और इसका काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, खाना बनाना। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, डाई नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, वर्णक नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या है? कलरलेस है। लेकिन इसका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का, है ना, भोजन संग्रहित करने का। तो भोजन का संचित करना, भोजन संचित करने का कार्य ये करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट खाना बनाएगा, उस खाने को स्टोर कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे हम आलू खाते हैं, आलू में मेनली क्या होता है? स्टार्च। ये स्टार्च कहाँ स्टोर होगा? आलू के ल्यूकोप्लास्ट में। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होगा? कलर देना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना। ग्रीन के अलावा बाकी जो भी कलर्स आप देखते हैं, है ना, जैसे फूलों का कलर, सब्जियों का कलर, फलों का कलर, वो सब कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या देते हैं? कलर्स देते हैं, पौधों को कलर्स देते हैं, रंग प्रदान करते हैं, है ना। सब्जियों का कलर, फूलों का कलर। तो अलग अलग पिगमेंट होते हैं जो कलर देते हैं, किसको? क्रोमोप्लास्ट को। और इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूलों का, फलों का, सब्जियों का क्या होता है? रंग होता है ना। तो डिफरेंट जो पिगमेंट है उसके लिए हम शॉर्ट बना देंगे कि भाई इसमें कौन सा पिगमेंट होता है। टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? कैरिकाजेंथिन। लाल मिर्च का क्या, लाल मिर्च के लाल रंग का कारण क्या है ना। गाजर के पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे क्रोमोप्लास्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे होंगे। तो ये हो गया आपका प्लास्टिड्स। ठीक है जी, प्लास्टिड्स। अब आ जाइए लाइसोसोम। लाइसोसोम, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइसोसोम की। तो देखिए लाइसोसोम क्या है? मान लिया ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और सेल और न्यूक्लियस के बीच जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना। इस थैलीनुमा संरचना को हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? कोशिका का आत्महत्या की थैली, या कोशिका का परमाणु बम, या इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। और क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। कोशिका की पाचन थैली भी कहते हैं। क्यों? देखिए इसके अंदर एक लिक्विड भरी होती है, उस लिक्विड को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर एक लिक्विड भरी होती है, इस लिक्विड को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगर ये लाइसोसोम गलती से बर्स्ट कर गया तो क्या होगा? जिस सेल में है उसी को डाइजेस्ट कर देगा। तो जिस डाल पर आप बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, मतलब आत्महत्या ही कर रहे हैं ना, आत्महत्या ही कर रहे हैं। तो जिस सेल में है उसी को ये डाइजेस्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। लेकिन इसका काम क्या है? कि शरीर से मृत कोशिकाओं को हटाना। जैसे आपकी बॉडी में किसी सेल की डेथ हो गई तो इसको डाइजेस्ट करके पस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, पीप या मवाद के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, नया सेल डिवाइड करके उसकी जगह ले लेगा। और एक कोशिकीय जंतुओं में, जैसे कि अमीबा में, अमीबा बेचारा एक कोशिका का जंतु, इसमें पाचन कैसे होगा? तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन में भी भाग लेता है कौन? तो उत्तर हो गया आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में इतनी बातें याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं, अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं, इसे कहते हैं हाईवे ऑफ द सेल।
कोशिका का हाईवे भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को आकार भी प्रदान कर रहा है और कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थों का परिवहन है वो इसी के द्वारा होता है। आप कोशिका को देखेंगे तो ये कोशिका है, ये केंद्रक है और इससे लगा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जालिका जैसी संरचना है, और इस जालिका जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं। ये जो ER है कोशिका को आकार दे रहा है, शेप दे रहा है, और कोशिका के अंदर कुछ बना है तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर ही गुजरेगा, सो इसलिए इसको हाईवे कह रहे हैं। तो कोशिका के अंदर पदार्थों का जो परिवहन है वो इसी के थ्रू होगा। सेल के अंदर कुछ बना है तो पूरे सेल में ऐसे जाएगा, ये पूरे सेल में रहता है इस तरह का स्ट्रक्चर। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं। देखिए, ऐसी अंतःपरद्रव्यवी जालिकाएं, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, तो ये कैसा दिखेगा? रफ दिखेगा। ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम है। तो राइबोसोम के कण के कारण रफ दिख रहा है, खुरदुरा दिख रहा है। तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम होंगे उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं होंगे उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड यानी वसा का संश्लेषण करता है, फैट बनता है यहाँ पे, और यहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं और इसमें वसा का निर्माण होता है। किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर राइबोसोम है तो रफ, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ। इतनी बात इसमें याद रख लेना है। अगला जो हमारा है वो है गोल्गी बॉडी। अगला जो हमारा है वो है गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है। इसको गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं हिंदी में। इसकी खोज करने वाले थे केमाइलो गोल्गी। साइंटिस्ट का नाम क्या था? केमाइलो गोल्गी। और इसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के पदार्थों को क्या करता है? स्टोर करता है, पैक करता है और सेक्रीट करता है। सारा जो सेक्रीशन की जो जिम्मेदारी है वो इसी के पास है। जैसे पहले खत आया करते थे, लोगों के पास खत आते थे तो उसको पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट किया जाता था, इकट्ठा किया जाता, थैले में भरकर डिस्पैच कर दिया जाता था, उसके पते पर पहुंचा दिया जाता था। अब तो खतों का जमाना नहीं रहा। पहले लोग खतों के द्वारा ही अपने जज्बातों का इजहार करते थे। अब तो मोबाइल आ गया है, वीडियो कॉल आ गया है। पहले लोग घर से जब बाहर निकलते थे तो वो पहुंचते थे, वहां से खत लिखते थे, 10-15 दिनों के बाद जवाब आता था। खत मिलता था तो लोगों की जान में जान आती थी कि पहुंच गया। फिर उसका जवाब जाता था कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में लिए आंसू और मुस्कान। और मैं रोया परदेस में भीगा मां का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। है ना। तो पहले जज्बातों के इजहार के लिए खत ही एक जरिया हुआ करता था कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। है ना। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के पदार्थों को क्या करता है? स्टोर करता है, पैक करता है और फिर उसको सेक्रीट कर देता है, स्रावित कर देता है। जैसे एंजाइम स्रावित करना है, हार्मोन स्रावित करना है, ये सब कौन करेगा? गोल्गी बॉडी ही करेगा। और गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यही करता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लाइसोसोम का निर्माण जो है वो कौन करता है, तो आपका उत्तर हो गया गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता।
ये एक बात याद रख लीजिएगा, ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कोशिका का। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, और राइबोसोम बना होता है किसका? तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, किसी भी झिल्ली के द्वारा घिरा नहीं होता। इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। यहां पर S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सेवेडबर्ग यूनिट, सेवेडबर्ग यूनिट, है ना। 70S राइबोसोम जो होता है वो आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है ना। तो कौन सा राइबोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और किसमें? प्लास्टिड्स में, प्लास्टिड्स में, लवक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो पूछ लिया जाए कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। तो 70S प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। 80S राइबोसोम आपका पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन पाया जाएगा? 80S राइबोसोम। ठीक है, चलिए, तो फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका। अब आ जाइए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, जिसको हम तारक काय कहते हैं। यह भी किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, ये भी किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। हम पढ़ ही चुके हैं कि यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये सेल डिवीजन में भाग लेता है, सेल डिवीजन में भाग लेता है। अगला जो हमारा है वो है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। प्लांट सेल में एक ही बड़ी सी रिक्तिका, और एनिमल सेल में छोटी छोटी कई रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जिस झिल्ली से घिरी होती हैं उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिकाएं जिस झिल्ली से घिरी होती हैं उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और रिक्तिकाओं में एक द्रव भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। और इनमें पानी भरा होता है, मिनरल्स भरे होते हैं, आयंस भरे होते हैं। नाम है रिक्तिका, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये रिक्त स्थान है। इनमें हमारे शरीर का, हमारे सेल का लगभग 70% भाग पानी है। ये पानी इन्हीं रिक्तिकाओं में भरा होता है। और लास्ट में है आपका न्यूक्लियोलस। यह आरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। किसमें? आरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है गाइस। तो ये था हमारा फास्ट रिवीजन, यानी बायोलॉजी का बूस्टर डोज पार्ट 1। इसी तरह से हम हर टॉपिक का बूस्टर डोज लेके आएंगे। क्या आपने डिटेल में पढ़ रखा है? उसको बस बूस्ट करना है। आप हमें फेसबुक पर और इंस्टा पर जुबैर एहसानी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस का सुरूर, जिस पर इसकी पीडीएफ हम क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे। तो इस टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और किस टॉपिक का आपको बूस्टर डोज चाहिए वो आप लोग कमेंट करेंगे, हम लेकर आएंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।